अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी की एवोल्यूशन कैसे हुई, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको क्या थ्रेट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन कैटेगरीज कौन सी हैं IUCN ने जो प्रोपोज की हैं। उसके अलावा हम एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं और ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन कौन से इंस्टीट्यूट कर रहे हैं और कंजर्वेशन के लिए किस टाइप के इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। इसके अलावा इन सिटो एक्स सिटो कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज डेवलप की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। CBD ने जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरिन, एक्वेटिक एंड ऑल अदर इकोसिस्टम्स। उसके बाद हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की हिस्ट्री। बायोडाइवर्सिटी टर्म फर्स्ट टाइम लव जॉय ने पेश की थी 1980 में, लेकिन उसने इसकी कोई डिस्क्रिप्शन, कोई वजाहत नहीं पेश की थी, इसलिए इसे पॉयनियर नहीं माना जाता। उसके बाद 1985 में रोजन ने बायोडाइवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन पेश की थी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन के दौरान वाशिंगटन DC में। उसके बाद हम आते हैं कि दुनिया में एनिमल्स की कितनी स्पीशीज वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास दुनिया में एनिमल्स की तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज इस वक्त एक्सपेक्टेड हैं कि कुछ सालों में अगले डिस्कवर हो सकती हैं। इसके अलावा टोटल जो एस्टीमेट है वो है कि 25 से 30 मिलियन स्पीशीज इस यूनिवर्स में मौजूद हो सकती हैं। इनमें से जो अब हमने डिस्कवर कर ली हैं स्पीशीज, उनमें से एस्टीमेट लगाया जाता है कि 99% एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और जो प्रेजेंट स्पीशीज हैं उनमें से हमारे पास 53.1% इंसेक्ट्स हैं, 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स हैं, 19.9% एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स और फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स 9.4% हैं। उसके बाद हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एवोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी की अर्थ पे तकरीबन 3.7 से 4 मिलियन साल में हुई है। इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फॉसिल स्टडीज, पोलन स्टडीज, सपोज स्टडीज से डिस्कवर किया गया है। उसके अलावा इन्हीं प्रोसेसेस के दौरान एक्सटिंक्शन को भी स्टडी किया गया है। एक्सटिंक्शन को अब हम देखते हैं कि क्या होती है। एक्सटिंक्शन से मुराद है कि जब एक जानदार पौधा या जानवर पिछले 50 या 100 सालों से ना देखा गया हो, या उसकी कोई स्पीशीज जमीन पे लास्ट स्पीशीज प्रेजेंट भी हो, तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खो चुकी होती है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन सी स्पीशीज प्लांट्स की और एनिमल्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में स्कैब्यूला प्लूमिराई नामी प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेक्सीफ्रेगा जुटाई, एस्पेरेगस घारोएंसिस जो कि घारो सिंध में पाया जाता था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से खत्म हो चुका है। उसके अलावा पाकिस्तान में एशियन चीता कुछ अरसे तक प्रेजेंट था, उसको एक्सटिंक्ट हुए 80 से 100 साल गुजर चुके हैं। वो इंडिया में भी एशियन चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, सिर्फ लेपर्ड स्पीशीज हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा 800 से 1000 साल पहले तक तकरीबन एशियन एलिफेंट भी पाकिस्तान में पाया जाता था, वो भी हमारे रीजन से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। पाकिस्तान में प्लांट्स और एनिमल्स की एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं। तो पहले नंबर पे है इंडस डॉल्फिन, एंडेंजर्ड है, इसकी तकरीबन
स्पीशीज की पॉपुलेशन पाकिस्तान में 800 से 1200 के दरमियान रह गई है। आइबेक्स एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके अलावा ब्लैक बेयर। और प्लांट्स में जब हम देखते हैं तो प्लांट में टेनोसिटम बल्बिस्तानिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके अलावा एस्ट्रेगेलस क्लार्कियंसस एंडेंजर्ड है, इसके अलावा बारबेरिस स्यूडो अम्बिलेटा एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं। अब हम देखते हैं ग्लोबल एक्सटिंक्शन के मेजर पीरियड कौन से थे। ग्लोबल एक्सटिंक्शन के इस यूनिवर्स में 5 मेजर पीरियड गुजरे हैं, जिनमें से टर्शियरी क्रिटेशियस पीरियड के दौरान 75 मिलियन साल पहले इस यूनिवर्स से 75% स्पीशीज वाइप आउट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। दूसरा था टर्शियरी ट्राइएजिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसके दौरान 60% आर्क्योसॉर्स, थेरैप्सिड्स और लार्ज एम्फीबियन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई थी 205 मिलियन साल पहले। तीसरा पीरियड था पर्मियन ट्राइएजिक एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसके दौरान 96% इक्वेटिक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई। चौथा इवेंट था लेट डिवोनियन पीरियड, जिसमें 70% ब्रैकीपोड्स और ट्राइलोबाइट स्पीशीज 360 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। पांचवा एक्सटिंक्शन इवेंट था ऑर्डोविकन सिलोरियन एक्सटिंक्शन, जिसके दौरान 80% ब्रैकीपोड्स, बाइवेल्व्स, इकाइनोडर्म्स और ब्रायोजोन्स की स्पीशीज 450 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। उसके बाद है 6th मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट, जो है वो इन 5 के बाद 21st सेंचुरी की इब्तदा में शुरू हो चुका है और ये अगले कुछ सालों में होगा। अगले एक मिलियन स्पीशीज अगले 30 सालों में ज़मीन से वाइप आउट हो जाएंगी, एस्टीमेट के मुताबिक 2050 तक। करंट एक्सटिंक्शन रेट जो है वो 9 से 13% है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। 6th एक्सटिंक्शन की जो काज होगी, सर रैचल लेकी के मुताबिक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होंगी, ये मैन इंट्रोड्यूस्ड एक्सटिंक्शन होगी। इसके अलावा दुनिया में अब तक जो एक्सटिंक्शन 6th पीरियड के दौरान होगी और पिछले कुछ हजार सालों में हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह ह्यूमन बीइंग है। इनमें ह्यूमन बीइंग की वजह से इंट्रोड्यूस्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अलावा हमारी वजह से की गई हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन, एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट कटिंग और इसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी वगैरह। उसके बाद तीसरी टाइप भी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी के कुछ फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड वेरिएशंस, जीन्स, क्रोमोसोम्स और जीन पूल एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिहाज से हम स्टडी करते हैं। दूसरी है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसमें हम किसी भी इकोसिस्टम में स्पीशीज की वैरायटी को स्टडी करते हैं जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में। उसके बाद है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें डिफरेंट इकोसिस्टम में हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। उसके बाद दूसरी मेजर टाइप्स हैं बायोडाइवर्सिटी की अल्फा, बीटा एंड गैमा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी में एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीशीज को स्टडी किया जाता है। उसके बाद है बीटा डाइवर्सिटी, जिसमें दो मुख्तलिफ इकोसिस्टम में स्पीशीज कंपोजिशन, स्पीशीज नंबर का कंपैरिजन किया जाता है। तीसरे नंबर पे है गैमा डाइवर्सिटी, जिसमें ओवरऑल लार्ज जियोग्राफिक रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज की तरफ कि बायोडाइवर्सिटी की हमारे लिए क्या अहमियत है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज
तीन मेजर हैं, कंजम्पटिव यूज वैल्यू, प्रोडक्टिव यूज वैल्यू और नॉन प्रोडक्टिव नॉन कंजम्पटिव यूज वैल्यू। कंजम्पटिव यूज वैल्यू में हम देखते हैं कि हम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, बायोडाइवर्सिटी से, प्लांट्स, एनिमल्स से हासिल करते हैं। प्लांट्स मेजर प्रोड्यूसर्स हैं पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन रखने के लिए। इसके अलावा हम गोश्त वगैरह की ज़रूरियात भी प्लांट से ही पूरी करते हैं। तो जो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट हासिल करते हैं बायोडाइवर्सिटी से विदाउट गोइंग टू द मार्केट, ये कंजम्पटिव यूज वैल्यू में आते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज, जिसमें इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से अहम हैं, जैसे टिम्बर, फिश, गेम, एनिमल्स, मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद है नॉन कंजम्पटिव यूज वैल्यू, जिसमें हम इको टूरिज्म और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को देखते हैं। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट यूजेस, जिसमें हमारे पास इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन हासिल करते हैं हम प्लांट से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, ग्लोबल गैस कंपोजिशन को बैलेंस रखते हैं। उसके बाद हमारे पास बेनिफिट्स बायोडाइवर्सिटी सोर्स ऑफ फूड है, कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे हम फाइबर्स हासिल करते हैं, मेडिसिन हासिल करते हैं। उसके बाद एस्थेटिक वैल्यू है, जैसे हम एथिकल यूज करते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज में, बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल है कुछ प्लांट्स का, जैसे हम कब्रिस्तान में अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। इसी तरह हर मजहब में कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स को यूज किया जाता है, जैसे हम कुर्बानी पे गाय बकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे इकोसिस्टम की मेंटेनेंस है, इकोसिस्टम को गैसेस प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। उसके बाद हम आते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरात हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। पहला है उसमें ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ज़्यादातर खतरात ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज की ओवर हंटिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। उसके बाद कॉलोनाइजेशन की वजह से, एग्रीकल्चर लैंड क्लियरिंग की वजह से, फॉरेस्ट क्लियरिंग की वजह से हैबिटाट लॉस हो रहा है, एनिमल्स का हैबिटाट की फ्रेगमेंटेशन हो रही है। जैसे हम सी पैक में देखते हैं, सी पैक बना है, काफ़ी सारे हैबिटाट्स एक दूसरे से डिटैच हो गए हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गई है उनकी, स्पीशीज के दरमियान बैरियर्स आ गए हैं। ये छोटे बैरियर्स हैं, इसी तरह के दूसरे इवेंट्स के दौरान स्पीशीज के दरमियान बड़े बैरियर्स आते हैं। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, जैसे कॉलोनीज बनाने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग की गई है एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए। उसके बाद चौथा इवेंट है इन्वेजन। इन्वेजन से मुराद है कि इंट्रूसिव स्पीशीज जब एंटर होती हैं तो वो नेटिव स्पीशीज से compete करके उनको वाइप आउट करती हैं। जैसे पाकिस्तान में पार्थीनियम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, वो एलिलोपैथिक केमिकल पार्थिनीन और हिस्टीरोफ्रीन खारिज करता है, जो कि नियर बाई प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। उसके अलावा इकॉर्निया क्राइसाइप्स या वाटर हियासिंथ बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और दूसरे प्लांट्स की स्पीशीज को वो रिड्यूस कर रहा है by exploiting ecosystem resources such as nutrients, water, etc. उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, जो कि एक मेजर रोल प्ले कर रही है हमारे इन्वायरमेंट का। टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल 2 से 3 डिग्री बढ़ रहा है। सी लेवल जो है वो 310 ppm पर ईयर इंक्रीज हो रहा है और अगले 100 साल में ये इंक्रीज होता रहेगा। ग्लोबल टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अर्थ अनटिल नाउ 10 ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग के साइकिल्स हो चुके हैं, जिनकी वजह से मेजर एक्सटिंक्शन हुई हैं। सी लेवल में 10 से 20 सेंटीमीटर राइज हो रहा है। ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट दे रहे हैं। उसके बाद हैं कल्चरल इम्पैक्ट्स, जैसे हम कल्चरल वैल्यूज की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद हम देखते हैं हैबिटाट लॉस को, डिग्रेडेशन को कि कैसे कर रहे हैं हम। हम सड़कें बना के, फॉरेस्ट कट करके
हैबिटाट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी एनिमल स्पीशीज़ वाइप आउट हो रही हैं। जैसे फॉरेस्ट क्लियरिंग की वजह से पाकिस्तान में 30-40 साल पहले लोमड़ी जो पाई जाती थी वो अब बहुत ही कम हो चुकी है। उसके बाद है एलियन स्पीशीज या इन्वेसिव स्पीशीज पार्थेनियम और इकॉर्निया क्रेसाइप्स लोकल स्पीशीज को वाइप आउट कर रही हैं compete करके। पोल्यूशन केमिकल्स जो हैं वो थ्रेट देते हैं। जैसे 2005 में पाकिस्तान में बहरी जहाज से तेल लीक होने की वजह से कई मिलियन जानवर मर गए थे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के साइकिल्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 0 से 7 डिग्री तक ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 10 से 20 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज हो रहा है, वो भी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट दे रहा है। इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए रिसेंटली ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुई है, COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जिसमें मुआहदा किया गया है कि ग्लोबल मीथेन कार्बन इमिशन रिड्यूस की जाएगी, ग्लोबल टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए एफर्ट्स की जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं IUCN कैटेगरीज के स्पीशीज का स्टेटस क्या है कुछ पैरामीटर्स के मुताबिक। तो पहली इनकी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, ए स्पीशीज विच इज नॉट सीन इन द इकोसिस्टम सिंस मैनी ईयर्स, 50 और 100 ईयर्स। उसका लास्ट मेंबर भी डाई हो चुका है। अगर कोई बाकी है तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लॉस कर चुका है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो कि एक्सट्रीम हाई लेवल के एक्सटिंक्शन रिस्क की जानिब बढ़ रहे हैं। उसके बाद है एंडेंजर्ड, ऐसे टैक्सॉन जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं। उसके बाद है वल्नरेबल, ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन मीडियम टाइप ऑफ रिस्क पे हैं। उसके बाद है लोअर रिस्क, जो कि इवेल्युएट नहीं की गई लेकिन उनका एक्सटिंक्शन की जानिब, थ्रेटन की जानिब जाने का चांस मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज गोइंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन इन सब कॉन्टिनेंट। तो मैमल्स की 86 स्पीशीज, बर्ड्स की 73 स्पीशीज, रेप्टाइल्स की 25 स्पीशीज, एम्फीबियंस की 3 स्पीशीज, वर्टिब्रेट्स 21, प्लांट्स की 244 स्पीशीज, कुल मिला के 500 के नज़दीक स्पीशीज सब कॉन्टिनेंटल रीजन में थ्रेटेंड हैं। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। ये हमारे लिए प्रोडक्टिव, कंजम्पटिव और इनडायरेक्ट यूज वैल्यूज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने चाहिए। इसके अलावा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन किस लिहाज से की जा सकती है, इसके मेथड्स क्या हैं। मेन मेथड जो हैं इन सिटू कंजर्वेशन, जिसके दौरान एक स्पीशीज अपने लोकेलिटी के रीजन में कंजर्व की जाती है। जैसे किसी प्लांट को फॉरेस्ट में या एनिमल को फॉरेस्ट में कंजर्व करना, नेशनल पार्क या सेंचुरीज बना के। उसके बाद है एक्स सिटू कंजर्वेशन, किसी भी स्पीशीज को उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर लाके जोलॉजिकल पार्क्स में, बोटेनिकल गार्डन्स में या जूज में कंजर्व करना, या सीड्स को सीड बैंक में कंजर्व करना। उसके बाद और एरियाज जो डेवलप किए गए हैं कंजर्वेशन के लिए, उनमें जूज हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनमें किलिंग और हंटिंग बैन होती है, एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है। उसके बाद हम आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ, जो कि
इकोसिस्टम के एरियाज हैं जिनमें पार्टीशनिंग की गई होती है। बफर जोन होता है, इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जोन होता है, और इस तरह इनकी पार्टीशनिंग की जाती है। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का फंक्शन क्या है, इनकी कंजर्वेशन में रोल है और डेवलपमेंट फंक्शन में रोल है। उसके बाद आप इस टॉपिक में अब हम देखेंगे एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अहम है। तो हम इसमें हमें स्टडी करनी चाहिए कि पाकिस्तान में कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीशीज किस रीजन में, किस प्रोविंस में, किस सिटी में सिचुएटेड है। 2017 के पीपीएससी बॉटनी पेपर में जिम्नोस्पर्म की एक स्पीशीज दी गई थी और पूछा गया था कि ये इन 3-4 शहरों में से किस शहर में प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंस, नॉन प्रेजेंस से एब्सेंस भी पूछी जा सकती है और प्रेजेंस भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज पाकिस्तान में पूछी जा सकती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा कंजर्वेशन के लिए डेवलप्ड एरियाज जो कि नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाकिस्तान में कितनी हैं, कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो दुनिया में 25 बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें एटलांटिक फॉरेस्ट, ब्राज़ीलियन सिरेडो, कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट, कोकास रीजन, कोस्टल फॉरेस्ट ईस्टर्न अफ्रीका और गिनियन फॉरेस्ट रीजन है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इनकी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे।